जय हिंद। एनसीईआरटी थॉट क्वेश्चन जिसमें भारत एवं विश्व का भूगोल हम लोग देख रहे थे। फर्स्ट क्लास में इसमें हम लोग देखे थे। यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट क्लास में सामाजिक विज्ञान पृथ्वी हमारा आवास में फर्स्ट टॉपिक और सेकेंड टॉपिक यानी कि सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब अक्षांश और देशांतर को हम लोगों ने देखे थे। आज के क्लास में पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल और पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में देखेंगे। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। तो दोस्तों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पृथ्वी की गतियाँ से। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सेकेंड कथन है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है। तो यहाँ पे दोनों कथन सत्य हैं। इस प्रकार इसका आंसर सी जाएगा। देखिए, इसका व्याख्या देखेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिसे घूर्णन कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। इस परिक्रमा को पूरा करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। इस प्रकार दोनों कथन यहाँ पे सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं। प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ पे इसका आंसर, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। देखिए, इसका व्याख्या देखेंगे। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है। तो ए नंबर इसका आंसर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। देखिए, इसका व्याख्या देखेंगे। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहती है। उत्तर आयनात बोला जाता है। देखिए, इसका व्याख्या देखेंगे। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, जिसे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने का लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है एवं दक्षिणी भाग में सर्दी का मौसम। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अयनात के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है, फर्स्ट में ऑप्शन है, दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है।
सेकेंड है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। थर्ड नंबर में है दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन एवं लंबी रात वाली ऋतुएं होती हैं। एक और दो सही है, एक और दो सही है कि यहाँ पे एक और दो सही है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। देखिए इसका व्याख्या देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे व्याख्या 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुकी होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतुएं होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी आयनात कहा जाता है। अतः कथन 1 एवं 2 सत्य है, जबकि कथन 3 असत्य हैं। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट है विषुव के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर में से कौन से सत्य है। विषुव के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सत्य हैं। फर्स्ट में है इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। सेकेंड है पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। थर्ड में है कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। तीनों यहाँ पे कथन सत्य है। उपयुक्त सभी डी नंबर ऑप्शन जाएगा। देखिए इसका व्याख्या देखेंगे। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, जिसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीप वर्ष यानी अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। देखिए इसका व्याख्या देखेंगे। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे समय लगते हैं। सुविधा के लिए हम वर्ष में 365 दिन गिनते हैं और 6 घंटे का समय जोड़ देते हैं, इस पर छोड़ देते हैं। इस प्रकार 4 वर्षों में 24 घंटे अर्थात एक दिन का अंतर हो जाता है। इस अतिरिक्त दिन को फरवरी महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथा फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। इस प्रकार हर चौथा वर्ष 366 दिन का होता है और इसे लीप वर्ष कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे मानचित्र। फर्स्ट में है भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है। भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है। पर्वत, पठार, मैदान और महासागर को। पर्वत, पठार, मैदान और महासागर को। इस प्रकार आंसर सी नंबर जाएगा। देखिए इसका आंसर सी। व्याख्या देखेंगे। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदानों, नदियाँ, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। देखिए इसका व्याख्या। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थीमेटिक मानचित्र में किसे शामिल किया जाता है। थीमेटिक मानचित्र में किसे शामिल किया जाता है। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। उपयुक्त सभी। देखिए यहाँ पे व्याख्या। कुछ मानचित्र हमें विशेष जानकारियाँ प्रदान करती है, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, रेलवे मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के बारे में वितरण
दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है? मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उपयुक्त सभी को। देखिए यहाँ पे व्याख्या इसका, मानचित्र में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूरब तथा पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, मानचित्र के संदर्भ में रुद्र प्रतीक किसे कहा जाता है? मानचित्र के संदर्भ में रुद्र प्रतीक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो। जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो। देखिए इसका व्याख्या देखेंगे। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। दिशा, दूरी और प्रतीक। प्रतीक मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। इन्हें रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियाँ जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियाँ या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? फर्स्ट नंबर में है, जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित होते हैं उन्हें रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। सेकेंड को कथन है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। इस प्रकार इसका आंसर सी नंबर, दोनों कथन यहाँ पे सत्य है। जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं उन्हें रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। सेकेंड में है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। दोनों कथन यहाँ पे सत्य हैं। देखिए इसका व्याख्या, रेखाचित्र मानचित्र के अंतर्गत कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है जो कि याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। इस प्रकार दोनों कथन यहाँ पे सत्य हैं। अब हम लोग देखेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। फर्स्ट क्वेश्चन है, जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? जल, बर्फ और जलवाष्प से। तो ये उपयुक्त सभी आंसर जाएगा। देखिए इसका व्याख्या देखेंगे, पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प से सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल है? जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल है? तो उपयुक्त सभी, यानी कि स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल। डी नंबर ऑप्शन, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल। देखिए इसका व्याख्या देखेंगे, पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहां तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जैव मंडल कहलाते हैं। इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अतः यह सबसे महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में
पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। देखिए इसका व्याख्या देखेंगे, स्थल की ऊंचाइयों को समुद्र तल से मापा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। दूसरा K2 गॉडविन ऑस्टिन जिसको बोला जाता है, जो समुद्र तल से 8,611 मीटर ऊंचा है। तीसरा है कंचनजंगा जो समुद्र तल से 8,556 मीटर ऊंचा है। नोट, कुछ स्रोतों में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर तथा कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर मिलती है। यहाँ पे आप याद रखेंगे K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है, और भारत में सबसे ऊंचा चोटी अभी वर्तमान समय में कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में मरियाना गर्त। देखिए इसका व्याख्या देखेंगे, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। कुछ स्रोतों में 11,033 मीटर भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा है? सी नंबर। देखिए एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, अफ्रीका एशिया के बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिका। देखिए यहाँ पे व्याख्या में पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार क्रम है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। देखिए यहाँ पे जिसको ओशनिया महाद्वीप बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया को ओशनिया महाद्वीप बोला जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल है। एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल है यूराल पर्वत तथा यूराल नदी। यूराल पर्वत और यूराल नदी, इस प्रकार इसका आंसर सी नंबर जाएगा। देखिए इसका व्याख्या देखेंगे, यूरोप और एशिया एक ही भूभाग के रूप में दिखाई पड़ते हैं। यूरोप और एशिया एक ही भूभाग के रूप में दिखाई पड़ते हैं जो यूराल पर्वत और यूराल नदी के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, पर व्यवहारिक रूप से यूरोप और एशिया को दो अलग महाद्वीप ही समझा जाता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा तीनों गुजरती है? वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त तीनों गुजरती है? अफ्रीका। देखिए इसका व्याख्या, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुवत वृत्त गुजरती है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर क्या नाम है? नहर का क्या नाम है? एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है? स्वेज नहर। देखिए इसका व्याख्या देखेंगे, मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है तथा एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। 1869 ईस्वी में इस नहर को
जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया, जिसके कारण यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? पनामा द्वीप में, पनामा देश में। देखिए इसका व्याख्या देखेंगे। उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पनामा देश की पूर्वी सीमा में एक संकरी स्थल से जुड़े हुए हैं, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। पनामा स्थल संधि कहा जाता है तथा यह स्थल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में है, इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। सेकेंड में है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली है। थर्ड नंबर में है, इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। इसका आंसर बी नंबर यानी 2 और 3 सही है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है और इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। देखिए इसका व्याख्या देखेंगे। कथन एक असत्य है। इस प्रकार दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर है। इस महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जबकि कथन 2 एवं 3 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? डी, ऑस्ट्रेलिया को। डी यानी कि ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा या से सत्य है? देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर कथन है, दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है। सेकेंड में है, यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। तो यहाँ पे केवल 2 सही है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। देखिए इसका व्याख्या देखेंगे। है अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, अतः कथन एक असत्य है। देखिए यहाँ पे चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है, इसलिए यहाँ अस्थायी मानव निवास नहीं है। इस प्रकार कथन जो है 2 सत्य है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है, जिनके नाम है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री तथा भारती। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री तथा भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम कौन सा है? आकार के आधार पर देखिए यहाँ पे आंसर डी नंबर जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर, यानी कि प्रशांत महासागर फर्स्ट में है, उसके बाद 3 में प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद 4 नंबर दक्षिण महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर। देखिए यहाँ पे विशाल जलाशय जो महाद्वीपों के द्वारा एक दूसरे से अलग है, महासागर कहलाते हैं। आकार की दृष्टि से उनका क्रम है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर तथा आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीचे दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित है? नीचे दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित है? यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। सेकेंड में है, यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है। थर्ड में है, इस महासागर के एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तो दूसरी ओर उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की स्थिति। कि इसका आंसर ए प्रशांत महासागर की बात की जा रही थी यहाँ पे। देखिए इसका उपयुक्त व्याख्या देखेंगे। उपयुक्त कथन प्रशांत महासागर के संदर्भ में है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन ए है, अटलांटिक महासागर की तटरेखा पोताश्रय एवं पत्तनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखती है। कारण है, अटलांटिक महासागर की तटरेखा सीधी एवं चौड़ी है, जो कि कारण यहाँ पे गलत है। इस प्रकार इसका आंसर सी नंबर जाएगा, यानी कि कथन सही है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा पोताश्रय एवं पत्तनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखती है। देखिए इसका व्याख्या देखेंगे। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित यानी कि कटी फटी है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। कारण इसका है, यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से हो रहा है। इसका आंसर ए नंबर जाएगा, यानी ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए इसका व्याख्या देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्मों को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए युग्मों को सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पे हिंद महासागर जो है वो त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर का आकार लगभग वृत्ताकार है और अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी भाषा की एस के समान है। और आर्कटिक महासागर जो है उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। इस प्रकार इसका आंसर देखेंगे तो बी नंबर जाएगा, बी नंबर। देखिए यहाँ पे व्याख्या देखेंगे। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी वर्णमाला के इस अक्षर के आकार का है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में मध्य मंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है? वायुमंडल में मध्य मंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है? समताप मंडल और आयन मंडल के बीच में। देखिए इसका व्याख्या देखेंगे। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्ष मंडल कहा जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों जैसे रेडियो सांडे, रवि सांडे, रडार, उपग्रह, रॉकेट, सेंसर आदि की सहायता से प्रभावी वायुमंडल की ऊंचाई का
ऊंचाई का 16 से 29,000 किलोमीटर तक का अध्ययन किया गया है, किंतु सागर तल से 800 किलोमीटर ऊंचाई तक का वायुमंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में है, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। सेकेंड में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों सत्य हैं। यहाँ पे व्याख्या देखेंगे, उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 1% अन्य सभी गैसें है। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के विभिन्न स्थल स्वरूप उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदान का निर्माण किन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है? यहाँ पे ऑप्शन सी नंबर, आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण। आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण। देखिए यहाँ पे व्याख्या देखेंगे, विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण 2 प्रक्रियाओं से होता है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? फर्स्ट में है, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। सेकेंड है, पृथ्वी की नई सतहों का निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। यहाँ पे दोनों कथन सत्य हैं। दोनों कथन सत्य हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे इसका व्याख्या, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दोनों प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि राजस्थान में स्थित है। देखिए यहाँ पे भारत की आरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तर अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस की यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत है। भारत का हिमालय भी वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में है, जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती है उन्हें हिमानी कहते हैं। सेकेंड में है, पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है। उपयुक्त दोनों कथन यहाँ पे सत्य है। जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती है उन्हें हिमानी कहा जाता है और पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है। देखिए यहाँ पे इसका व्याख्या देखेंगे, उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती है, उन्हें हिमानी कहा जाता है। कुछ ऐसे भी पर्वत है जो समुद्र के भीतर है, जिन्हें हम नहीं देख सकते। पर्वत एक ऐसा क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिन्हें श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में
होते हैं, जैसे हिमालय, आल्प्स एवं एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिन पर्वतों की सतह उभड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है, ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है, ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? वलित पर्वत कहा जाता है। देखिए यहाँ पे व्याख्या, जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होते हैं उन्हें वलित पर्वत कहते हैं। हिमालय, आल्प्स वलित पर्वत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा या से सुमेलित है? नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा या से सुमेलित है? देखिए यहाँ पे वासजेस पर्वत भ्रंशपद पर्वत का उदाहरण है, ये सही है। और माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखीय पर्वत है, ये दोनों सही है, यानी कि केवल 2 और 3 सुमेलित है। देखिए इसका व्याख्या देखेंगे, उत्तर अमेरिका का आल्पेशियन तथा रूस का यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं तथा इनकी ऊंचाई बहुत कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत है। जब कोई बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्त पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड हॉस्ट तथा नीचे धंसे हुए खंडों को ड्रोनिका भ्रंश ग्राबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन नदी तथा वासजेस पर्वत इसी तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा पर्वत ज्वालामुखीय पर्वत के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण होता है। नेक्स्ट है, मोनाकी पर्वत किन महासागर में अवस्थित है? मोनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत, जो कि हवाई द्वीप में स्थित है, सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। देखिए इसका व्याख्या देखेंगे, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4,000 से 6,000 मीटर तक है। पठार आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसकी ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकते हैं। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में है, अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के कारण बने हैं। 2 में है, मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होती है। दोनों कथन यहाँ पे सत्य है। देखिए यहाँ पे इसका व्याख्या देखेंगे, मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। अधिकांश मैदान मुख्य नदियाँ तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतों की ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपरदित कर देती है। ये अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है।
सामान्यतः मैदान अधिक उपजाऊ होते हैं तथा यहाँ आवास एवं परिवहन के साधन का निर्माण करना आसान होता है। इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारा देश भारत के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दें। जय हिंद दोस्तों।